हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब में हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड का भूगोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो करवाया जा रहा है आप लोग को, परीक्षा योद्धा जो बुक है वहाँ से करवाया जा रहा है, उसी से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, तो आप इसको चाहें तो ले भी सकते हैं, ठीक है। इसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी का हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। झारखंड का भौतिक स्वरूप से पहला क्वेश्चन है कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब कहीं कहीं किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा 5 भी, ठीक है। तो उसमें ध्यान देना है कि जो रांची और हजारीबाग का पठार है दोनों को अलग अलग मान लेने के बाद यहाँ 5 हो जाता है। लेकिन जो सही आंसर माना गया है, एसआई का पीटी में जो पूछा गया है उसमें सही आंसर माना गया तो उसमें 4। उन्होंने 4 किसको किसको माना है तो देख सकते हैं। पहला पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची हजारीबाग का पठार, तीसरा राजमहल ट्रैप और चौथा है चाईबासा का मैदान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो पारसनाथ पहाड़, बोराह पहाड़ या माउंट एटना या कंचनजंगा। ये सब तो जानते हैं कि मतलब है ही नहीं, मतलब झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में है कौन एकमात्र, तो पारसनाथ शिखर है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है जो है पारसनाथ शिखर। इसका ऊंचाई वगैरह सब नीचे डिस्कशन किया गया हुआ है, देख लेते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल गिरिडीह जिला स्थित पारसनाथ शिखर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है। अगर फीट में बात करेंगे तो 4478 यानी कि 4478 फीट है, या कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको 4480 फीट भी, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर रखा गया है, जिन्हें यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु यानी कि महान पर्वत या सर्वोच्च देवता कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कुछ समय पहले ये विवाद में भी था पारसनाथ पहाड़, संथाल जनजाति और वही जैन धर्म के बीच में, ठीक है। वे बैसाख में पूर्णिमा दिवस के पर एक शिकार त्यौहार भी मनाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तभी हम लोगों ने देखा कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4478 फीट है या तो फिर 4480 फीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया गया है, ठीक है। कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है तो 1365 मीटर, मीटर में पूछेगा तो 1365, और अगर फीट में पूछे तो 4478 फीट या फिर 80 फीट, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी सही है। समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे एक भी आंसर सही न होने की वजह से यहाँ पे स्टार लगा दिया। आप लोग को तो पता ही है कि 4478 फीट यहाँ पे इसकी ऊंचाई है, ठीक है। या तो दूसरा आंसर 4480, ठीक है। ये 4480 फीट मतलब इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है। तो ये गिरिडीह जिले का हिस्सा है, ठीक है। आगे हम लोग अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, है ना, कि ये गिरिडीह जिले का हिस्सा है, ठीक है। आगे हम लोग इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और हम लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट जानने को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। यह बाह्य पठार यानी गिरिडीह पठार का हिस्सा है। देखिए हजारीबाग का जो पठार है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक बाह्य हजारीबाग का पठार और एक निचला हजारीबाग का पठार में बांटा गया है, ठीक है। तो संवेद शिखर के रूप में यह चर्चित इस पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। यहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ जैनियों के दोनों संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिर बने हुए, मतलब जैन संप्रदाय जो था वो दो जैन जो मतावलंबी थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे, तो दो मतलब वहाँ संप्रदाय है और दोनों का मतलब वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। एक श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का। यह स्थान मधुबन के नाम से भी विख्यात है। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है और यह बराकर नदी के किनारे। यहाँ पे एक और आप लोग को देखने को मिलेगा कि बराकर नदी का एक सहयोगी नदी है उसरी नदी, और उसरी जलप्रपात भी है जो कि आपको गिरिडीह में ही देखने को मिलेगा, पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी में ही, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ
पहाड़ के जो क्षेत्र है उसमें मतलब हिमालय क्षेत्र के पशु पाए जाते हैं। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो हजारीबाग पठार का हिस्सा है। हजारीबाग पठार में भी एक गिरिडीह पठार है, उसी का एक भाग है। हजारीबाग जो पठार है उसका एक हिस्सा है गिरिडीह पठार, तो उसमें ये मतलब है। अगर गिरिडीह पठार ना रहे तो हजारीबाग पठार भी आंसर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी स्थित है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। यहाँ थोड़ा सा इसका व्याख्या अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है कि कोडरमा गिरिडीह पठार जो है वो हजारीबाग पठार, कोडरमा गिरिडीह जो पठार है हजारीबाग पठार से पूर्व में कटक के रूप में निकलती हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, मतलब समझ गए ना। और जो हजारीबाग पठार के पूर्व में स्थित है ये, मतलब कटक के रूप में मतलब निकलती है। इसी श्रृंखला में पारसनाथ की पहाड़ी है जो झारखंड के पठार के शिखर है, मतलब पठार के शिखर है। यह पठारी NH-19 यानी पूर्व का NH-2 जो था उस पे स्थित है। ठीक है, तथा डुमरी गिरिडीह मार्ग के बीच में मधुबन के पास में स्थित है ये जो पहाड़ी है वो। ठीक है, उसके बाद राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ? तो जुरासिक काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ तो देखेंगे कि झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ी है वो पहाड़ियाँ उत्तर में साहेबगंज से दक्षिण में बंगाल की सीमा तक 3000 वर्ग किलोमीटर में से भी ज़्यादा भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के बाद जुरासिक युग में हुआ है। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है तो जुरासिक युग में हुआ है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ बेसाल्ट और डोलेराइट चट्टानों के परतों से बनी हुई है। पूछा जा सकता है, हो सकता है अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो किन चट्टानों से मिल करके बनी हुई? तो बेसाल्ट और डोलेराइट से मिल करके ये चट्टान जो है बने हुए हैं, जिनके बीच में क्या है सफ़ेद एवं भूरे सेल कार्बनिक सेल सफ़ेद एवं भूरे बलुआ पत्थर तथा क्वार्टजाइट मतलब है इसके बीच में जो सफ़ेद है वो ये सब मतलब भरे हुए हैं। ठीक है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। साहेबगंज उत्तर पूर्वी भाग में ही आता है तो उधर ही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए कि राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण के समानांतर पहाड़ियों के रूप में फैली है, जिनके बीच मेराल एवं गुमानी नदी घाटियाँ हैं, मतलब मेराल और गुमानी नदी भी इसी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन का। तो रांची पठार प्लेटो छोटा नागपुर प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? रांची पठार जो है वो छोटा नागपुर प्लेटो है, छोटा नागपुर पठार है, उसके किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, तो रांची पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। यह उत्थित संप्राय मैदान का एक उत्तम उदाहरण है। यहाँ पूछा भी जा सकता है कि जो इसमें से कौन जो है वो उत्थित संप्राय मैदान का एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची का पठार। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो उच्चतर रांची का पठार की औसत ऊंचाई मतलब औसत जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 से लेके 3600 फीट तक। अगर मीटर में बोला जाता तो 600 मीटर तक का है। ठीक है, उच्चतर रांची पठार का पाट क्षेत्र उच्चतर रांची का पठार जिसको पाट क्षेत्र बोलते हैं तो ये लगभग 900 मीटर के हाइट पर है। ठीक है, तो 900 से लगभग 1000 यही रेंज में रहता है पाट क्षेत्र की ऊंचाई। ठीक है, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2500 से 3600 फीट है और यह झारखंड के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, जो पाट क्षेत्र है वो तो देखे ही हैं, गुमला और ये कुछ लातेहार का इलाका आता है और कुछ इधर नीचे जाएंगे तो कुछ पार्ट थोड़ा सा सिमडेगा वाला भी टच कर जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस
में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा दो ऑप्शन और देख लें, सिंदरी, भिलाई या फिर और कौन सा ऑप्शन था, रांची और आसनसोल। तो इसका तो आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। झारखंड राज्य की मुख्य तौर पर स्थित है, तो कौन से में स्थित है? तो ये छोटा नागपुर पठार में स्थित होगा। ठीक है, एक मिनट, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखें कि झारखंड मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग पर का 47.8% है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग ही है और यह प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और इसकी चट्टान क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। इसकी रचना लावा चट्टानों से हुई है। सब एक मतलब क्वेश्चन ही है यहाँ से। ठीक है, इसके वर्तमान धरातल का निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से हुआ है और यह एक संप्राय भूमि का उदाहरण है और इसे खनिजों का गोदाम घर के भी नाम से भी जाना जाता है, ये छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि पश्चिमी और उच्चतर रांची का पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर पाट क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ इसका व्याख्या दिया हुआ है, पश्चिमी और उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। अभी 900 मीटर के लगभग मैंने बताया था, कोई किताब में 900 मीटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका औसत ऊंचाई अगर बात करेंगे तो कितना है, 1000 मीटर। ठीक है, और यह क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे बॉक्साइट की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात भी इसी बूढ़ाघाघ जो है वो इसी पाट क्षेत्र से ही पाट क्षेत्र में ही है। और आप लोग को एक बताना है कि बूढ़ाघाघ जो है वो कौन सी नदी पर बनती है। जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात है वो कौन से नदी के ऊपर है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जो है वो सानो एवं सरयू है। ठीक है, सानो और सरयू नामक पहाड़ियाँ जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पाट क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार या बिग पठार या पूर्वी पठार या उत्तरी पठार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है? तो ये बनाता है हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच में बनाता है। ठीक है, तो ये हजारीबाग और रांची जो पठार है इसको अलग करने का भी काम कौन करता है? तो दामोदर नदी द्रोण ही जो है वो अलग करने का काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कि भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले की को मोटे तौर पर कितने प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 केंद्रीय पठार और निचले पठार के रूप में गिरिडीह के पठार को अलग किया जा सकता है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह को जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है, एक केंद्रीय पठार और दूसरा निचले पठार। अर्थात घने जंगलों से घिरा गिरिडीह जिला केंद्रीय और निचले पठार पर स्थित है। गिरिडीह का पश्चिमी हिस्सा केंद्रीय पठार पर स्थित है। निचले पठार में 1300 फीट की औसत ऊंचाई के साथ सतह को अपनाने वाली सतह भी शामिल है। ठीक है, निचले पठार का उत्तरी भाग मुख्य रूप से एक टेबल भूमि के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसके बारे में डिटेल। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं, दूसरा एक तरह से टॉपिक झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो यहाँ अगर देखें तो धारवाड़ युगीन की जो चट्टानें होती हैं उसको धातु से पूरे संपन्न होने के कारण से इसको धात्विक खनिजों का भंडार वाला चट्टान कहा जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। झारखंड में इस क्रम के कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है।
इस प्रकार की चट्टानों को मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। धारवाड़ क्रमकी में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसमें इन खनिजों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा है। तो उसका सही आंसर होगा कौन सा? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, आगे हम लोग इसका अगर थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे तो ठीक है, देख लेंगे, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं आगे। और झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, इसी के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, इसीलिए बार बार इसको नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आप लोग को अगर लगता होगा पूरा पढ़ा जाए तो एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक है, छोटा नागपुर पठार चट्टानों से बना है। तो ये कौन सी चट्टानों से बना है? तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग झारखंड की जलवायु के बारे में। ठीक है, झारखंड की जलवायु के बारे में अगर बात करते हैं तो झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है? वर्षा का मतलब अंतराल कितना वर्षा होता है कुल मिला के, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ 100 से 200 के बीच में वर्षा होता है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो 140 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में देखेंगे तो 1400 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है, और अगर देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ की औसत जो 140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला, यानी कि जहाँ पे 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग जो होता है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो हजारीबाग है। क्वेश्चन पूछा है कई बार कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो जिला जब पूछा जाएगा तो हजारीबाग होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो झारखंड में वर्षा जो होती है वो ज़्यादातर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, इसका व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा से द्वारा मतलब वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यह इस बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे और पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी होगी। इसी क्रम में जो हमारा पलामू का एरिया होता है उसमें सबसे कम बारिश देखने का मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर से नवंबर के महीने में जो वर्षा होता है उसको लौटने की मानसून से जो वर्षा होता है वो बोला जाता है। ठीक है, लौटते समय मानसून की वर्षा। ठीक है, मानसून के लौटने की क्रिया को निर्वर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून को सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम स्थापित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की भी तरफ दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ITCD के दक्षिणी तरफ खिसकने के साथ ही मानसून में भी दक्षिण की तरफ मतलब खिसकने लगता है। मानसून का निर्वर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और 15 अक्टूबर तक आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से
लौट चुका होता है। मानसून लौटते समय सितंबर से नवंबर के महीने में झारखंड में वर्षा होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे है झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो झारखंड जो है वो कौन से उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन को। ठीक है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। तो उष्णकटिबंधीय नमी नहीं, उष्णकटिबंधीय मानसून होगा, है ना। उसमें उष्णकटिबंधीय दोनों में था लगा हुआ, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला में आता है। ठीक है, झारखंड की वार्षिक औसत तापमान कितना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के वार्षिक औसत वर्षा क्या है। तो 1400 mm हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्षा का भी बताएं कि सबसे ज़्यादा वर्षा नेतरहाट के क्षेत्र में होता है, लेकिन जिले की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्षा मतलब हजारीबाग जिला में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो नेतरहाट है झारखंड की सबसे ठंडी जगह। ठीक है, अब यहाँ नेतरहाट का बताया तो थोड़ा सा नेतरहाट के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड की सबसे ठंडी जगह नेतरहाट है। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी नेतरहाट है, जहाँ पे 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका एवं छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसमें यह सभी आ जाएगा। कहने का मतलब मानव जनित गतिविधियां भी शामिल है, ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है, और ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसके कारण से भी झारखंड में मतलब जो जलवायु परिवर्तन है उसका देखने को मिलता है सर। ठीक है, आगे बात करते हैं JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन की पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 2008 को मतलब इस पे जारी किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। तो यह है नेतरहाट का पठार, जहाँ की सबसे कम मतलब टेम्परेचर नोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग झारखंड की कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं को शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, इसमें आप जिलों को अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन सा जिला किसके साथ संबंध बनाता है, मतलब उस सीमा साझा करता है कौन से स्टेट के साथ। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी को ही देखेंगे और जिसमें झारखंड की नदियों को बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी थोड़ा बहुत कमी देखने को मिला होगा उसे ज़रूर कमेंट करके बताएं, कोशिश करेंगे कि हम उसको सुधार करें। ठीक है, थैंक यू।